नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो रुड़की से है, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। झबरेड़ा थाना क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के बाद लोगों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। लोगों ने हंगामा किया। इस हादसे के बाद एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका इलाज फिलहाल चल रहा है और 3 लोगों ने इस हादसे में जान गंवा दी। रुड़की से हमारे सहयोगी मनोज जुयाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी हादसे को लेकर और बच्ची की इस वक्त क्या स्थिति है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये एक परिवार था रुड़की से झबरेड़ा किसी रिश्तेदार के यहाँ अपने जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने इन्हें टक्कर मार दी और एक परिवार के जो 4 व्यक्ति थे उसमें एक बच्ची शामिल है और 2 दंपति हैं, उनकी मौत हो गई है, मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि एक बच्ची का भी सिविल हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है और पुलिस ने जो तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जो ट्रैक्टर चालक है उसको गिरफ्तार किया गया है और इस मौत के बाद से गांव में मातम छाया हुआ है। गांव में एक माहौल बना हुआ है कि मातम छाया हुआ है और जो लोग हैं उनके परिजन हैं अब धीरे धीरे सिविल हॉस्पिटल में पहुंचने लगे हैं और उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल जो ट्रैक्टर ट्रॉली का जो चालक था उसको गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में डेंगू ने हाहाकार मचा दिया है। प्रदेश में अब तक 643 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि देहरादून में डेंगू से एक मरीज की मौत भी हो गई है। सरकारी और निजी अस्पतालों में रोजाना डेंगू लक्षण वाले मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। आलम यह हो गया है कि अस्पतालों में डेंगू वार्ड पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं। यहाँ अस्पतालों में हर दिन सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं टेस्ट के लिए और कईयों में डेंगू के लक्षण भी पाए गए हैं। फिलहाल शासन प्रशासन के स्तर पर तमाम तैयारियां मुकम्मल करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कई अस्पतालों में स्थिति ये है कि डेंगू वार्ड पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। डेंगू फैल रहा, हर घर में डेंगू के मरीज पड़े, हर घर में परेशान हो रहे हैं। अब जिस डॉक्टर के भी जा रहा है तो हम पता कितना बिल बन रहा है, क्या किसी घर में खाना को भी ना हो तो वो दिखाना पड़ रहा है। हर घर में ऐसा नहीं है कोई एक भी बचा हो, सब कैसे हो रहा है। डेंगू के पेशेंट तो ज़्यादा बढ़ ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा है इस टाइम। बेड नहीं मिल रहे हैं, खाली नहीं है बिल्कुल भी बेड, और दिक्कत बहुत है आदमी को, औरत को भी ज़्यादा परेशानी है, बेचारी को, लेडीज़ लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उत्तराखंड में डेंगू ने हाहाकार मचाया हुआ है और पूरे प्रदेश में लगभग 650 से ज्यादा मामले डेंगू मरीजों के आ चुके हैं। ऐसे में प्रदेश में काफी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भीड़भाड़ देखी जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है अस्पतालों में और प्राइवेट से लेकर सरकारी वार्ड जो कि डेंगू के लिए बनाए गए हैं वो पूरी तरह से फुल चल रहे हैं। ज्यादातर लोगों में शिकायत है कि उनको बुखार की समस्या आ रही है, जिसको देखते हुए जो डॉक्टर्स हैं वो उनका टेस्ट भी लिख रहे हैं ताकि वो डेंगू टेस्ट करा सके और इससे ये पता चल सके कि कितना प्रदेश में डेंगू फैल रहा है। ऐसे में लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और 4 जिलों में सबसे ज्यादा डेंगू देखा जा रहा है। राजधानी समेत हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी डेंगू के भारी भरकम मरीज सामने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून। और अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 साल से 23 साल के युवा खिलाड़ियों को फायदा होगा। इस योजना के तहत खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस मौके पर सीएम ने मेजर ध्यानचंद और उनकी प्रतिभा को याद किया और कहा कि सुविधाओं के अभाव में भी ध्यानचंद ने एक मुकाम हासिल किया था। इसके साथ ही कहा कि खेल भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए, जिससे स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहता है। आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस खेल दिवस के अवसर पर हम संकल्प भी लें, सौगंध भी लें और शपथ भी लें कि चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो, अभाव कितने भी बड़े क्यों न हो, हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखेंगे, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत रखेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं कुछ जो भविष्य में हमको जो काम करने हैं
जिनके बारे में अभी रेखा जी ने कहा है, मैं आप सबके समक्ष रखता हूं कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के खिलाड़ियों के हेतु 200 बेड के छात्रावास का निर्माण करवाया गया है। हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू पिथौरागढ़ के खिलाड़ियों हेतु 50 बेड के छात्रावास का निर्माण करवाया गया है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का दैनिक भोजन भत्ता 250 रुपए से बढ़ाकर भारतीय खेल प्राधिकरण की भांति 480 रुपए प्रतिदिन खिलाड़ी किया गया है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को साधारण बस एवं स्लीपर रेल किराए से बढ़ाते हुए एसी बस अथवा 3 टायर एसी ट्रेन यात्रा की सुविधा भी अनुमति दी जाएगी। कि किस प्रकार से मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी के जादूगर कहलाने वाले ऐसे व्यक्तित्व का परिचय यहाँ आपके मध्य में आया है, जिन्होंने जिस समय खेला और ऐसा खेला कि पूरे विश्व में खेल का नाम, भारत का नाम, अपना नाम रोशन करने का काम किया। और जो हॉकी जैसे खेल का परिचय जो है ओलंपिक के पटल पर जो है अपने भारत का झंडा लहराने का काम किया है। वहां से ये महसूस होता है कि जब उस समय इतने साधन संसाधन नहीं थे, उसके बावजूद भी यदि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर हुनर है और आपको अच्छा प्रशिक्षणकर्ता मिल जाता है, तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। वह हमें मेजर ध्यानचंद जी के दृढ़ संकल्प पे हमें दिखता है। इसके अलावा सीएम धामी आज ऊधम सिंह नगर और खटीमा के दौरे पर भी रहेंगे, जहां पर सीएम धामी सबसे पहले बाजपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों से राहत बचाव कार्यों की जानकारी भी लेंगे। इसके बाद सीएम धामी शाम 4:30 बजे खटीमा पहुंचेंगे। जानकारी भी सामने आई है, जहां पर बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करने के साथ साथ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, हालात की जानकारी लेंगे, राहत बचाव को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में भी वो अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा कर सकते हैं। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में टिहरी झील का जलस्तर 821 मीटर पहुंचते ही गंगोत्री हाईवे का करीब 170 मीटर हिस्सा भूधसाव की चपेट में आ गया है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन और बीआरओ ने यहां से दुपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी है। अब वाहनों का संचालन ऑल वेदर परियोजना के तहत बने चिन्याली सौड़ धनपुर बाईपास मार्ग पर हो रहा है। उधर भूधसाव के चलते झील के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले दहशत में आ गए हैं। हालांकि टीएचडीसी के अधिकारी झील के जल भराव के कारण भूधसाव की बात से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। और उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी बलवीर परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलवीर, कैसे हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं? लोगों को किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, गंगोत्री हाईवे पे चिन्याली छोड़ के पास लगभग 170 मीटर का हिस्सा है जहां पे भूधसाव की स्थिति बनी है और 6 मीटर हिस्सा पूरे 170 मीटर में भूधसाव हो गया है वहां पे, जिससे जो बीआरओ है, जो प्रशासन है, उन्होंने जो आवाजाही है उस पर रोक लगा दी है और जो स्थानीय लोगों ने भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें लंबा चक्कर घूम के अपने घर को जाना पड़ रहा है। और पिछले कुछ सालों की हम बात करें तो लगातार इस पूरे क्षेत्र में दरारें भी देखने को मिली, जिससे कई बार ट्रीटमेंट भी हुआ है। पर लगातार जो स्थानीय लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि है, वो मांग कर रहे हैं कि एक रणनीति के तहत एक अच्छा मास्टर प्लान के तहत कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार जो जब भी जल स्तर बढ़ता है, टिहरी झील का 820 या 821 पे पहुंचता है, तो दरारें समय समय पे देखने को मिलती है। तो ऐसे में दहशत जो स्थानीय लोगों में देखने को मिलती है, क्योंकि ये पूरा जो नगर है ये पूरी तरह से झील के किनारे बसा हुआ नगर है। तो जो मांगे हैं इनकी कि एक व्यापक सर्वे करा के इन लोगों के लिए सुरक्षात्मक कार्य किए जाए, जिसकी अब जो स्थानीय लोग हैं वो मांग कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया बलवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर पिथौरागढ़ में कई सड़कें अब भी बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रोड बंद होने से मुनस्यारी में जरूरी चीजों का संकट भी अब गहराने लगा है। लगातार 15 दिनों से सड़क बंद है। बानिक के पास लगातार पहाड़ी दरक रही है। हालांकि बीआरओ की टीम रोड खोलने की कवायद कर रही है, लेकिन अभी कितना समय लगेगा ये कहा नहीं जा सकता है। वहीं कई गांव में खाद्य सामग्री के साथ कई जरूरी चीजों की कमी भी अब होने लगी।
तो पहाड़ में इन दिनों बारिश से राहत है और फिलहाल मौसम साफ हो रहा है, जिसके बाद चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों 2000 से अधिक तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बरसात के दौरान थोड़ी यात्रा में कमी जरूर देखी गई थी, लेकिन धीरे धीरे मौसम साफ होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्री फिर से पहुंचने लगे। टिहरी डैम की झील से प्रभावित गांवों के सर्वे के लिए गठित ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर ग्रामीणों ने सवाल खड़े कर दिए हैं और कमेटी पर टीएचडीसी के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद पुनर्वास निदेशक ने अब थर्ड पार्टी से जांच कराए जाने का आश्वासन दिया है। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। टिहरी डैम की झील के 835 मीटर ऊपर बसे गांव में हो रहे भूस्खलन और भू धसाव को लेकर ग्रामीणों ने विस्थापन की मांग उठाई थी, जिसके बाद ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी ने जनवरी में भागीरथी और भिलंगना घाटी के करीब 12 गांव का निरीक्षण किया था। कमेटी ने भागीरथी घाटी के 3 गांव भड़गांव, पिपोला खास और नारगढ़ का सर्वे किया। इस दौरान गाँव के लोग भी मौजूद थे। अब लोगों का आरोप है कि सर्वे टीम ने सर्वे के दौरान बताया था कि गाँव को झील से खतरा है, लेकिन सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट शासन को सबमिट की तो उसमें झील से गांव को खतरे का जिक्र तक नहीं है। गांव में भू धसाव के लिए दूसरे कारणों को टीम ने बताया। वहां उन्होंने जनमानस के सामने स्वीकार किया कि हाँ, लोग संकट में, लोगों के घर कभी भी ढह सकते हैं और ये ड्यू टू झील है, टिहरी बांध की झील के कारण ये सब घटते बढ़ते जल स्तर के कारण हो रहा है। लेकिन जब वो रिपोर्ट देते हैं तो रिपोर्ट में वो ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। रिपोर्ट में ये बात तो वो स्वीकार करते हैं कि हाँ, खतरा है, दरारें हैं, लेकिन ये बात स्वीकार नहीं करते कि झील के कारण है। टिहरी डैम की झील का वाटर लेवल बढ़ने के साथ ही झील के सटे गाँव में भूस्खलन और भू धसाव बढ़ने लगा है। वहीं कुछ लोगों का विस्थापन हो चुका है, लेकिन 835 मीटर के ऊपर गाँव के लोग वर्षों से विस्थापन की राह देख रहे हैं। उन्हें कमेटी की रिपोर्ट से झटका लगा है। वहीं अब ग्रामीणों की मांग पर पुनर्वास निदेशक ने थर्ड पार्टी से जांच कराए जाने की बात कही है। तो पहले ज्वाइंट कमेटी ने जो रिपोर्ट्स करी थी, उसके बाद हमने एक बैठक करी थी ग्रामवासियों के साथ और ये डिसाइड हुआ था कि थर्ड पार्टी जांच कराई जाएगी उस टीम से के द्वारा, जिसमें कि गांव के लोग भी उपस्थित रह सकते हैं। तो उसी की प्रक्रिया भी चल रही है। अभी फाइनल रिपोर्ट आना बचा है। जहाँ एक तरफ टिहरी डैम की झील से प्रभावित कुछ गाँव का विस्थापन हुआ, लेकिन कुछ बचे हुए गांव खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि बचे हुए लोगों का विस्थापन कब हो पाता है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के राखी कार्यक्रमों पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। गणेश जोशी ने इसी रविवार को देहरादून में एक आयोजन किया था, जिसमें उनके समर्थकों का ये दावा था कि 15,000 महिलाओं ने उनको राखी बांधी है। सोमवार को दोबारा एक आयोजन मसूरी में किया गया, वहां भी करीब 3,000 महिलाओं ने उनको राखी बांधी। अब कांग्रेस प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि 15,000 राखी एक दिन में बंधवाना किसी विश्व रिकॉर्ड से कम नहीं है। इसके लिए गणेश जोशी जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। राखियां बांधी है, मुझे लगता है भारत में रक्षाबंधन के मौके पर रक्षा सूत्रों को बांधने का एक विश्व रिकॉर्ड हो गया है और इस तरह से भाजपा के गगन विहारी प्रचारकों ने इस प्रचार के अंबार लगाए हैं। मेरी तो भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग है कि इनको अब भारत रत्न मिल जाना चाहिए। इधर बीजेपी की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा कुमाऊं के दौरे पर हैं। वहीं अल्मोड़ा में रेखा वर्मा ने बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। आर्य ने कहा कि बागेश्वर की जनता पार्वती दास के साथ है, लिहाजा उपचुनाव में बीजेपी बम्पर जीत हासिल करेगी और कांग्रेस की हर हाल में हार। प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दिया है पार्वती जी को, उनको जनता का बड़ा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे जितना मैं वहाँ की फीडबैक ली है, वहाँ पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत भी कुमाऊं के दौरे पर हैं। अल्मोड़ा में हरीश रावत ने बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की बात कही। हरदा ने कहा कि बागेश्वर की जनता बदलाव चाहती है, इसलिए कांग्रेस कैंडिडेट बसंत कुमार भारी मतों से जीतने वाले हैं। हरीश रावत कांग्रेस उम्मीदवार के लिए 4 जनसभाएं करेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। लोग उत्तराखंड
जो 2022 में परिवर्तन नहीं ला पाया, अब बागेश्वर के साथ उस परिवर्तन की शुरुआत करना चाहते हैं और भाजपा के कुशासन को उखाड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी तय होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति के ऐलान के बाद खुद रेखा आर्या की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां तक कि पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता तक मान लिया है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। गिरधारी ने रेखा आर्या के लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, मगर यही बात अब रेखा की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। ये बात किसी और को हजम नहीं हो रही कि आखिर कैसे कैबिनेट मंत्री के पति ने ये ऐलान कर डाला, जबकि बीजेपी में सभी फैसले शीर्ष नेतृत्व लिया करता है। ऐसे में मंत्री के पति के बयान से जहां कार्यकर्ता दुविधा में है, वहीं पार्टी नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता माना है। नहीं, मुझे टिकट मिल रहा है या उसको टिकट मिल रहा है, ये अधिकार किसी भी कार्यकर्ता को नहीं है। पार्टी का काम करें, पार्टी का काम करते हैं। पार्टी ने निर्णय करना है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। ऐसे स्वयं से ही कह देना, मुझे लगता है ये परिपक्वता नहीं है। पिछले दिनों रेखा आर्या ने पिथौरागढ़ और चंपावत का धुआंधार दौरा किया, जिसके बाद अटकलों ने जोर पकड़ा और फिर उनके पति ने सार्वजनिक तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह दी। अब ऐसे में बीजेपी ने गिरधारी लाल साहू की इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसा न तो बोलना चाहिए और न कहना चाहिए। किसी का भी किसी को पता नहीं है किसको कहां टिकट मिलेगा, किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, कौन क्या करेगा। ये सारे संगठन के काम है। अल्मोड़ा सीट पर अजय टमटा 2 बार के सांसद हैं। ऐसे में अगर सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला चला तो नए चेहरे की उम्मीद दूर दूर तक नहीं रहेगी और ऊपर से रेखा आर्या के पति के बड़बोलेपन ने ही फिलहाल उनकी ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पौड़ी में एक बस कंडक्टर ने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस सिपाही और होमगार्ड पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। बस कंडक्टर का आरोप है कि रात को जब बस अड्डे पर बस में सो रहा था, एक पुलिस जवान और होमगार्ड ने बस का दरवाजा खोलने के लिए बस कंडक्टर को कहा। आरोप है कि बस कंडक्टर ने जब दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया तो सिपाही ने बस में महिला के होने का संदेह जताकर जबरन बस का दरवाजा खुलवा दिया और दरवाजा खुलते ही बस कंडक्टर की छाती पर टॉर्च से हमला कर दिया। वहीं बस कंडक्टर ने मामले की शिकायत पौड़ी थाने में की है, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। अब एसएसपी से मुलाकात कर जांच की मांग की गई है। वहीं एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर करते हुए मामले की जांच सीओ सदर को सौंप दी गई। कॉल आया, मैंने नहीं खोला। फिर जब खोला नहीं तब दोनों आए, दोनों ने दरवाजा बचोला। तब मेरे को वो लेडीज का वो लगाया उन्होंने आरोप। उसके बाद तब मैंने दरवाजा खोला। जैसे कि हमारा परिचालक है सोहन सिंह, जिसको जो है 27 तारीख की रात 1:30 बजे एक पुलिस वाला घुसा और बुरी तरह उसकी पिटाई कर दी और वो चलने फिरने में भी सक्षम नहीं है, जिसके लिए उनके घर परिवार के लोग आए हुए हैं और हमारे जीएमओयू की ओर से हमारे एक बाबू हैं, वो एसएसपी साहब से मिलने जा रहे हैं ताकि उन्हें न्याय मिले। देखिए, अभी ये जीएमओयू में एक कंडक्टर थे। परसों रात्रि 1:30-2 बजे की बात है, जो हमारी गश्त थी वो बस अड्डे के पास आसपास चेकिंग कर रही थी, तो उनके द्वारा कुछ बहस और मारपीट जैसी बात बताई गई है इनके द्वारा। तो उसमें मेरे द्वारा जो जांच है इसकी, इस पूरे प्रकरण की, वो सीओ पौड़ी को दी गई है और इसके अलावा जो संबंधित कर्मचारी जिसके लिए बताया जा रहा है उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है। देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने दून हॉस्पिटल में निरीक्षण किया। इस दौरान डेंगू वार्ड में जाकर मरीजों का हाल भी जाना। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा और अस्पताल प्रशासन को जरूरी निर्देश भी दिए। प्रदेश में अब तक 643 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 418 मामले देहरादून से सामने आए हैं। अल्मोड़ा में सेना के जवानों की कलाई पर महिलाओं ने राखी बांधी। हर साल महिलाएं सेना के जवानों को राखी बांधती हैं। वहीं देश सेवा कर रहे जवानों की महिलाओं ने आरती उतारी और मिठाई खिलाकर राखी बांधी। महिलाओं का कहना है कि हमारे सैनिक घरों से दूर रहते हैं, इसलिए वो हर साल जवानों को राखी बांधा करती हैं।
क्षण आपके समक्ष है। फूलों को महकता हुआ खो आया हूँ। हार्दिक स्वागत। दीपकों की जगमगाहट। ये कार्यक्रम को हम करीब 12 साल से करते आ रहे हैं, जिसमें कि हम अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्टेड हैं उनके परिवार वाले सब दूर दूर ही हैं, तो इस समय उनको राखी बांध के हम चाहते हैं कि हम उनका सम्मान करें। अब कैंटोनमेंट बोर्ड के कानूनों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार राज्यों के कैंटोनमेंट बोर्ड को स्थानीय निकायों के हवाले करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में छावनी परिषद में रहने वाले लोगों को काले कानूनों से परेशानी होती है, जिसका रक्षा मंत्रालय ने समाधान निकाल लिया है। राज्यों से कई बिंदुओं पर सूचना मांगी है और जल्द ही स्थानीय निकायों के हवाले कैंटोनमेंट एरिया को किया जाएगा। इसके साथ ही करोड़ों की संपत्ति भी निःशुल्क राज्यों के हवाले की जाएगी। अब जब हमने कह दिया है तो कुछ उसमें शर्तें हैं, उन शर्तों के लिए अध्ययन चल रहा है और सारी सरकारों को कह दिया गया है कि आप अपनी अपनी रिपोर्ट से भेजिए। अभी तक सरकारों की रिपोर्ट्स यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुई हैं। जैसे ही वो उपलब्ध हो जाएंगी तो उसके बाद जो उनके बिंदुओं पर खरा उतरेगा वो सिविल एरिया में जा सकता है। स्थानीय लोग केंद्र सरकार के इस फैसले से काफी खुश हैं। लंबे समय से स्थानीय स्तर से कई प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए थे। प्रार्थना पत्र दिया है कि इसको हमको क्या कहते हैं नगर क्षेत्र में मिला दिया जाए, और सभी जितने हमारे क्षेत्र के निवासी हैं वो भी चाहते हैं कि किसी तरह से हमको क्या कहते हैं सुविधा मिले। हम चाहे जो भी हो जनता को सुविधा मिलना चाहिए। रक्षा मंत्रालय देश के करीब 100 कैंटोनमेंट बोर्डों को स्थानीय निकायों में शामिल करवा रहा है। अब मंत्रालय राज्यों के प्रस्तावों का इंतजार कर रहा है। अब देखना होगा कि कब राज्य रक्षा मंत्रालय को अपना प्रस्ताव भेजते हैं और कब लोगों को इस बोर्ड से राहत मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।